आज हम होली के दिन कहानी कुर्सी को तो लेकर आना ही था और आए हैं। बात सारी होगी पॉलिटिकल, राजनीति की बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि देश में जो चुनावी राजनीति का रंग चढ़ा हुआ है उसमें किसका कितना रंग चढ़ा है, कितना उतरा हुआ है। नए नए टिकट बांटे गए हैं, बहुत से लोगों के टिकट काटे गए हैं, जिनके टिकट कटे गए हैं उनका चेहरा क्या बता रहा है, जिनको टिकट मिल गया है उनका चेहरा कैसे खिला हुआ है। और इसमें अलग अलग पार्टियां जो हैं अब चुनाव में जब 1 महीने से कम वक्त रहने रहा है लगभग, तब क्या दिखाई दे रही है परिस्थिति, इस पर हम लोग बात करेंगे। मैं मेहमानों से आपको मिलवा दूं, कहानी कुर्सी के मेहमान हमारे साथ आज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में है। और कहानी कुर्सी की में आज जब होली है तो होली ही है। फिर तो हर्षवर्धन जी इतना खरा खरा बोलते हैं तो आज नहीं रुकिए, ये राहुल जी हैं। राहुल जी देखिए हमारे सीनियर हैं। राहुल जी से हमने रिपोर्टिंग सीखी है, खबर सीखी है। आपको बहुत होली की शुभकामनाएं। ये हमारे गुरु जी हैं, गुरु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये हमारे समीर जी हैं, इनको थोड़ा ज्यादा रंग लगता है, इनका सरफेस एरिया ज्यादा है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली तो खेलनी थी ना? नहीं ठीक है, मैं ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा जो स्टूडियो और उसकी मर्यादा है उसका लेकिन आज होली है, हमने अनुमति ले ली थी। चलिए होली की शुरुआत हो गई दोस्तों। अब आइए करते हैं शुरुआत राजनीति की खबरों की। सबसे पहले राजनीति की खबरों पर जाएं उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। अच्छी तस्वीर है, आप भी देखिए और हाथ भी जोड़िए। रामलला की पहली होली है अयोध्या में। राम मंदिर की तस्वीर आपके सामने रख दी है हमने, और जरा आप तस्वीर देखिए, आनंद लीजिए, फिर बात करते हैं। अयोध्या की तस्वीर, राम मंदिर की तस्वीर, पहली होली रामलला की। और यूपी में तो सारी पार्टियां देखिए इन्हीं से आशीर्वाद ले रही हैं आने वाले चुनाव में। और बीजेपी को ज्यादा उम्मीद है, मंदिर उनके यहाँ उनके कार्यकाल में बन गया तो शायद उनको आशीर्वाद थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अब ये तो खैर वक्त बताएगा आने वाली 4 जून को क्या होता है। तो आइए यूपी से ही शुरुआत करते हैं। और राम मंदिर की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, तो मैं आपको जो इस बार यूपी का सबसे खास टिकट लग रहा है हमें, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। और वो टिकट दोस्तों है मेरठ का टिकट। मेरठ से अरुण गोविल, रामायण धारावाहिक के राम, उनको टिकट मिल गया है। बीजेपी ज्वाइन की और ज्वाइन करते ही टिकट मिल गया, मेरठ से टिकट मिला। अब समझने वाली बात है कि इनको मेरठ से क्यों उतारा गया, उसकी बात हम लोग करेंगे। अरुण गोविल जी, आप वैसे इनसे बात कीजिए तो जैसे ये उस धारावाहिक में लगते थे, भगवान राम की छवि में दिखाई देते थे, बड़े सौम्य, शांत, मृदुभाषी, वैसे ही हैं, वैसे ही सरल व्यक्तित्व है इनका। अब चुनाव में और चुनावी राजनीति में, पॉलिटिक्स में इन जैसा आदमी कितना चल पाएगा, कितना काम कर पाएगा, वो थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। लेकिन सवाल मेरा पहले यही है, अरुण गोविल को टिकट और मेरठ से टिकट खास, भाई मेरठ तो हम लोग सब जानते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और अरुण गोविल जी को वहां से उतारा जाना आपको कैसा लगा पहले तो इनका टिकट? देखिए, संयोग था कि आपने जब कहा कि भगवान राम का दर्शन कीजिए और नीचे पट्टी पर चल रहा है कि मेरठ से अरुण गोविल प्रत्याशी होंगे। अब चूंकि अगर हम देखें तो ठीक है, आज के समय में जो कुछ आप कहते हैं, आज के समय में जैसे राम आप दिखते हैं, आज के समय में जो आपके मन में भाव आता हो, लेकिन इस देश के लोगों के मन में अगर कोई राम का भाव है तो अरुण गोविल को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। जो रामानंद सागर की रामायण और रामानंद सागर का वो साक्षात्कार खोज के बार बार देखा जाना चाहिए। उसमें एक जगह कहते हैं कि हमारी मुश्किल ये थी कि हम कई बार किसी को किसी चरित्र के लिए बुलाते थे, ऑडिशन करते थे और लगता था कि अरे नहीं भाई, ये उस चरित्र में कहां फिट बैठेंगे। अरुण गोविल जब आए तो राम के चरित्र के साथ वो एकदम से उसके साथ जा रहे थे। और बाद में जिसको कहते हैं कि बाद में एक साक्षात्कार में अरुण गोविल ने बताया कि उनको दूसरी तरह की भूमिकाएं ही नहीं मिलती, कोई कहता ही नहीं थे कि और कुछ दे सकते हैं। अब जो अच्छा इस तरह के जिसको कहते हैं ना कि जो भी अभिनेता होता है वो चरित्र पात्र के लिहाज से खुद को ढालता है, लेकिन राम के चरित्र में ढलना ये बहुत कम लोगों के वश में होता है।
हो सकता है कि उनके मन में बहुत सी चीजें रही हों कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या रोल करेंगे। आज उनको लग रहा होगा कि हम जिस समय राम जन्मभूमि पे वो मंदिर बन गया, वो लोकसभा में प्रतिनिधि के तौर पर जा रहे हैं। और मेरठ की सीट को थोड़ा समझना चाहिए। मेरठ, राजेंद्र अग्रवाल वहां से सांसद थे, वो लगातार जीतते चले आ रहे थे, बहुत कम वोटों के अंतर से पिछला चुनाव जीते थे। कहा जा रहा था कि शायद ये चुनाव उनके लिए मुश्किल में पड़ जाएगा। मुस्लिम बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पर जिसको कहें कि, और पुराना कैंट का इलाका है, एक तरह से कहें कि वो क्रांतिवीर की धरती है, क्रांति धरा है। इस सब को देखते हुए अगर कहें तो मेरठ वो जगह है जहां से आप कहें कि उत्तर प्रदेश की शुरुआत होती है सहारनपुर से लेकर, और इधर आप कहेंगे तो ये बागपत तक आते हुए इस पूरे इलाके को मेरठ कवर करता है। और मेरठ से जो संदेश जाता है, जैसे हम कहते हैं ना कि 1857 की क्रांति में वो जो राम और रोटी दो संदेश दिया गया था, तो राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल वहां से अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और रोटी तो इस जिसको कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भी स्कीम में आप देखिए, किसी भी योजना में आप देखिए, तो मैं इसको सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट के तौर पर नहीं देखता हूं, ये जिसको कहते हैं 400 पार के नारे को और थोड़ा मजबूत करने के। ये अपना चुनाव निकाल लेंगे आपको लगता है? मुझे कोई इसमें भ्रम नहीं दिखता, कोई संदेह दिखाई नहीं देता। जी राहुल जी, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरठ अगर देखी जाए। पिछला चुनाव जो है वो बीजेपी जो है हारते हारते रह गई। उसका कारण था बसपा और सपा का साथ आना। और अगर आप वोट्स जितने पड़े हैं उसको भी देखेंगे तो वो कंबाइन हुए, तब जाके जो वहाँ मोहम्मद मतलब हाजी याकूब उनके जो वोट थे वो इतने हो गए कि बीजेपी सिर्फ 4700 कुछ 29 वोटों से जीत पाई। लेकिन देखिए मेरठ में एक और खास बात है, अगर पिछला चुनाव देखेंगे तो केवल मेरठ कैंट के वोटों ने बीजेपी को बचाया हमेशा। और ये एक मुश्त वोट जो मेरठ कैंट ने बीजेपी के कैंडिडेट को दिया, उसके कारण बीजेपी पिछला चुनाव हारते हारते बची। इस बार सपा और बसपा एक साथ नहीं है। बड़ा क्लियर चुनाव है, बीजेपी बड़े आराम से मेरठ का चुनाव जीत रही है। पर एक सीट जो पिछली बार फंसी फंसी सी थी, इस बार आसान हो जाएगी। बिल्कुल। एक और जुड़ी है ना कि जयंत चौधरी, चरण सिंह वाली पार्टी, वो अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आप इसको सहारनपुर से लेकर बागपत तक जितनी सीटें आती हैं सब पर आप प्रभाव के तौर पर देखिए, और उन सब पर जब जोड़ेंगे आपको तो जो 370 प्लस 400 पार, 80 में कितना, 75 की 77 की 80, उसकी तरफ जाता भाई इस बार सहारनपुर का टिकट, मुरादाबाद का टिकट दिया है, गाजियाबाद का टिकट दिया है, अलीगढ़ का टिकट दिया है, यहां तक तो असर है ही। बिल्कुल निश्चित तौर। गुरुजी, अरुण गोविल मेरठ। देखिए, अरुण गोविल को ये सिर्फ मेरठ तक रखने के लिए नहीं चुनाव में लाया है। मेरठ के इतर भी वो जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, और आप देखेंगे कि इनको स्टार प्रचारक के तौर पर अन्य जगहों पर भी ले जाया जाएगा, क्योंकि जो राम मंदिर और राम की भूमिका, हर्षवर्धन जी बिल्कुल सही कह रहे थे, बहुत सारे धारावाहिक आए, लेकिन राम का चरित्र जो है यदि मन में कहीं उकेर करके आता है तो सिर्फ और सिर्फ अरुण गोविल का आता है। और वो जहाँ कहीं भी, अयोध्या में भी हम लोगों ने देखा, उनके नाम पर एक अद्भुत भीड़ उमड़ करके आ जाती थी। और इनफैक्ट वो पिस गए थे, इतनी धक्का मुक्की हुई, वही गिर गए और राम मंदिर का वो दर्शन नहीं कर पाए, इतनी भीड़ थी। तो मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी जबकि बसपा और सपा दोनों साथ साथ नहीं है, तो मेरठ सीट निकालना भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी मुश्किल नहीं होगा। और आपने कहा कि अरुण गोविल ऐसा नहीं कि केवल मेरठ के लिए, भाई इनको तो पार्टी जगह जगह घुमाएगी। नहीं, इसमें एक चीज और जोड़ी है ना, समीर जी बोले उससे पहले कि भाई हर प्रत्याशी को कहा जाता है कि अगर आप चुनाव लड़ लिए तो मतलब क्या क्या आपको करना पड़ता है। यहाँ प्रत्याशी जाएगा तो लोग पैर भी छुएंगे, वोट भी देंगे। ये व्हाट्सएप पर चल रहा है, लेकिन काफी हद तक है कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब गांव गांव तक वो जाएंगे, बिल्कुल, और फिर जब आपको देखने को जाए कि क्या उनके प्रति जो श्रद्धा है, लोगों की जो श्रद्धा है, वो भगवान राम के रूप में ही वो अद्भुत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, बीजेपी ने यूपी के वैसे तो 111 टिकट निकाले कल, लेकिन यूपी के 13 टिकट हैं, और इन 13 में 8 जो उनके वर्तमान सांसद थे उनके टिकट काट दिए गए हैं। तो ये लिस्ट बड़ी जो है खतरनाक रही, कत्ल वाली लिस्ट रही है बड़ी, बहुत सारे उम्मीदवारों के लिए। जैसा मैं कह रहा था, पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सहारनपुर से राघव लखनपाल, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, मेरठ से हमने बताया अरुण गोविल, गाजियाबाद से अतुल गर्ग। गाजियाबाद वाला जो है मामला वो भी इंटरेस्टिंग हो गया इस बार। और अलीगढ़ से सतीश गौतम जो है उनका टिकट रिपीट किया गया है। समीर जी,
बिल्कुल गाजियाबाद में चल ही रहा था कि वीके सिंह का टिकट कटने की पूरी संभावना थी। हालांकि पार्टी उनके समय तक काफी देर तक विचार करती रही, पहली सूची में उनका नाम नहीं आया था। वीके सिंह भी कोशिश कर रहे थे कि पार्टी उन्हें फिर से गाजियाबाद से चुनाव लड़ाए, लेकिन स्थानीय संगठन और स्थानीय आरएसएस उनके पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं था। और पार्टी को भी लग रहा था कि जब स्थानीय लेवल पर इतना विरोध हो रहा है तो नए उम्मीदवार पर दाव लगाया जाए। तो मुझे लग रहा है कि वीके सिंह का टिकट कटना तो तय था गाजियाबाद से, लेकिन समीकरण भी फिर उन्होंने वैसे ही सेट किए। जब मेरठ से अग्रवाल एक वैश्य का टिकट कट गया तो एक वैश्य को टिकट देना था, तो मुझे लग रहा है कि फिर उसको वैश्य कम्युनिटी को एडजस्ट करने के लिए फिर गर्ग को टिकट दिया गया है गाजियाबाद से। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक है वहां से, अच्छा उनका संघ के साथ और स्थानीय संगठन में अच्छा तालमेल है मुझे लग रहा है। और वैसे भी गाजियाबाद सीट बहुत मजबूत सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो वहाँ जीतने में दिक्कत नहीं होगी। मैं दो चीजें और कहना चाहता हूं। जैसे अरुण गोविल के लिए जिक्र किया कि अभी राम को भारतीय जनता पार्टी अब मेरठ से टिकट दे रही है, ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी ने 1991 में किया था जब दीपिका चिखलिया को बड़ौदा से टिकट दिया था। उस समय वो बड़ौदा बहुत कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, तो भारतीय जनता पार्टी माता सीता का रोल किया था। हाँ, माता सीता का रोल किया था, तो वो गढ़ किसे तोड़ा जाए। तो उस समय जब दीपिका चिखलिया की टिकट की बात चली थी, उस समय भी नरेंद्र मोदी ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। अच्छा। और दीपिका चिखलिया का नाम सिर्फ नरेंद्र मोदी ने रिकमेंड किया था कि उन्हें बड़ौदा से लड़ाया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। स्थानीय संगठन ने और सबने विरोध किया था कि वो सिर्फ सीता की भूमा की है, वो कैसे जीतेगी। भगवान कृष्ण का रोल जिन्होंने किया था उनको भी तो टिकट दिया गया था, वो हाँ, राज्यसभा से आए दिया थे। था, राजगढ़ से दिया था मध्य प्रदेश। कृष्ण जो रोल किया था जी। नीतीश भारद्वाज, नीतीश भारद्वाज मध्य प्रदेश के राजगढ़ से चुनाव लड़े थे। और फिर नरेंद्र मोदी ने भाई ये देखिए आप रामायण के तो सबसे महत्वपूर्ण पात्र या जो बहुत ज्यादा चर्चित हुए ये दोनों ही थे जिनका अभी हमने जिक्र किया, या दारा सिंह थे जिन्होंने भगवान हनुमान का रोल किया था। महाभारत के कैरेक्टर्स को बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया चुनाव में, जगह जगह रैलियों में ले जाना, उनसे भाषण दिलवाना, वोट मंगवाना, सब कुछ किया गया। अच्छा, एक चीज और आप देखें कि ये महाभारत और रामायण दोनों के पात्र जो है भारतीय जनता पार्टी में अधिकांशतः जो बड़े पात्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। द्रौपदी चुनाव लड़ी तो आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। नीतीश भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। तो कांग्रेस में कोई आचरण वाला व्यक्ति नहीं गया। मतलब इन दोनों कहते हैं ना, आज होली पे सब छूटा आपको। नहीं, मैं छूट नहीं है, मैं तो एक आ गया, मन में आ गई ये टिप। एक और आचरण वाले नवीन जिंदल गए हैं ना अभी। नवीन जिंदल आ गए ना, बताइए आप, बोलिए, हम बोलिए प्रोफेसर साहब। देखिए आप उस पर भी बोल दीजिए थोड़ा सा। नहीं, मैंने इसे सीमित रखा था। रामायण और महाभारत के चरित्र पात्र जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लेकिन इसमें ये बड़ी सेंसिटिव है कि कई फिल्मों के जो बड़े विलेन रहे वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप नवीन जिंदल जो कि कोल स्कैम में जिन पे आरोप हैं, 11 साल पहले जिनके घर पे आपके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे गिरफ्तारी का, आप उनको ले लेते हैं, तो आप केजरीवाल पे कैसे आरोप लगाएंगे भ्रष्टाचार का? बताइए। ये केजरीवाल पर मत छेड़िए उनको, अभी केजरीवाल बाद में बात करनी है, अभी शुरू हो जाएंगे। नहीं, इस पर भी बोल देना चाहता हूँ, इस पर भी बोल देना। देखिए ये धर्म भरे बैठे केजरीवाल। देखिए सौरभ जी, 2024 का चुनाव मैं धर्म युद्ध मानता हूँ, और इसलिए धर्म युद्ध मानता हूँ क्योंकि भारत की जो दशा और दिशा इस बात पर तय होगी कि भारत फिर से क्या वो आंशिक इस्लामीकरण के रास्ते पर कांग्रेस और विपक्षियों के सत्ता में आने के बाद जाएगा, या भारत की दशा राम मंदिर का जो आपको दिख रहा है ये इस दिशा में जाएगा। एक मिनट मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। जो 10 साल के अंदर भारत की दृष्टि है, जिसे हम डेवलपमेंट और विरासत दोनों का समायोजन हम देख रहे हैं, ये पहले इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। यदि ये पार्टियां जीत करके आ जाती हैं तो इन पार्टियों को हराने के लिए, मैं फिर कहता हूं, शकुनियों और दुर्योधनों को मारने के लिए छल भी प्रयोग में करना कोई आप इसको धर्म युद्ध कहिए, ठीक है, लेकिन ये कहना कि अगर दूसरी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी सत्ता में होगी, कांग्रेस ही होगी, वैसे तो देश में सत्ता में ये नहीं होंगे तो और कौन होगा, तो वो आंशिक इस्लामीकरण की ओर भारत बढ़ जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा नहीं गुरुजी? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, इस देश में वक्फ बोर्ड कानून किसने लाया? वक्फ बोर्ड कानून एक ऐसा कानून है जिसे किसी ने कभी सोचा नहीं था
कि वक्फ बोर्ड कानून के तहत कोई वक्फ यदि कह दे कि ये संपत्ति गौरव जी की संपत्ति जो है वो सौरभ जी की संपत्ति मेरी संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति है, तो हो गई। ये बताना फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, प्रूफ करना कि ये संपत्ति नहीं, इससे ये इस्लामीकरण की तरफ बढ़ जाएगा। देखिए, भारत के पूरी दुनिया में जितने भी लोकतंत्र हैं, जितने भी बड़े बड़े लोकतंत्र हैं, मुझे नहीं लगता है कि शरिया कानून को जो स्थान मिला भारत के अंदर मिला है वो कहीं और जाकर के मिला हुआ हो। भारत के विभाजन के पहले जितने भी इस्लामिक मुद्दे थे और विमर्श के मुद्दे थे, आज के दिन में 1947 के बाद भी फिर से आकर के वहीं पर ठहरे हुए हैं। तो मैं इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि भारत की राजनीति की दिशा उसी दिशा में धकेल दिया कांग्रेस पार्टियों ने, वामपंथियों ने। अच्छा, मुझे उसे लगता है कि उस गठबंधन को परास्त करने के लिए आज की जो राजनीति है, नरेंद्र मोदी की राजनीति, उसका सफल होना जरूरी है। और ऐसे लिए सारे तंत्र मंत्र जितना जो है जुगा सब छल कपट भी। मैंने कहा तो महाभारत में भगवान कृष्ण ने किसको छल से नहीं मारा, भीष्म पितामह छल से मारे गए। केजरीवाल छल कपट भी अलाउड है? नहीं, छल कपट भी अलाउड है। तो केजरीवाल फिर किस बात के दोषी हैं? हाँ, केजरीवाल दोषी आरोपी है। केजरीवाल दोषी इसलिए हैं क्योंकि केजरीवाल ने रोहिंग्यों को यहां पर खड़ा करने की कोशिश की, बांग्लादेशी मुसलमानों को यहां खड़ा करने की कोशिश की, हिंदुओं के खिलाफ दंगाइयों को यहां पर आश्रय देने की कोशिश की, इसलिए केजरीवाल दोषी। अच्छा, चलिए, अब ये धर्म युद्ध आपकी भाषा में जीतना है अगर भाजपा को। लाइन जरूर जोड़ूं। देखिए, नवीन जिंदल के ऊपर आरोप भले हैं और नवीन जिंदल देश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल है, उनका परिवार बहुत बड़े उद्योगपतियों में शामिल है। उनके खिलाफ कोई ऐसा, जिसको हम कहते हैं ना कि कोई बहुत गंभीर मामला कभी, भले आप प्रदर्शन के तौर पर कहें कि उस वक्त भाजपा ने प्रदर्शन किया, कोल स्कैम में उनकी कंपनी का नाम आया, उनसे जुड़े लोगों का नाम आया, लेकिन अगर आप राजनीति में ऐसे किसी को अछूत कह देंगे, और मैं तो ये कहता हूं ना, किसी भी पार्टी में कोई है दूसरी पार्टी में जा सकता है। अगर कोई दुष्चरित्र नहीं है तो उसको सुधारने का भी अवसर मिलना चाहिए। दुष्चरित्र इसलिए कह रहा हूं कि किसी के चरित्र में गड़बड़ है भैया, तो फिर उसको सुधारने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक फॉल्ट है, यानी कुछ उसके जिसको हम अगर तकनीकी भाषा में कहें तो वो हार्डवेयर की दिक्कत है, सॉफ्टवेयर वाली नहीं। सॉफ्टवेयर बदला जा सकता है, राजनीति में भी ये होगा ही होगा। ये संभव नहीं है कि किसी को भी आप कहें, और क्या आज की तारीख में नवीन जिंदल के ऊपर ऐसे गंभीर मामले हैं कि हम लोग एकदम से बिल्कुल तीन मामले हैं। नहीं तो मैं नवीन जिंदल की बात हम कर लेंगे, नवीन जिंदल की बात कर लेंगे, और विदेश जाने के लिए उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, चलिए, पहले यूपी की बात कर लें, पहले यूपी की बात कर लेते हैं। अभी उनका धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध जीतने के लिए यूपी जीतना पड़ेगा और अच्छे से जीतना पड़ेगा। अब तो मुझे लगता है यूपी में बहुत सारे टिकट भाजपा को जारी करने वाले कम ही टिकट बचे हैं। पहले शायद 24-26 बचे थे, 24 बचे थे, 11 सीटें 11 रह गए, मतलब 69 टिकट बीजेपी बांट चुकी है। तो कैसे लग रहे हैं वो टिकट आपको? और इसमें 2 टिकट बड़े खास हैं, जैसे पीलीभीत से जितिन प्रसाद, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, इनकी हम आगे बात करेंगे, थोड़ी तफसील से बात करेंगे। लेकिन विनेबिलिटी जो है वो आपको इन टिकटों में दिखाई दे रही है। और इस बार जो ये 13 टिकट बटे, मैंने पहले कहा था 8 लोगों के जो सिटिंग सांसद उनके टिकट भाजपा ने काटे हैं। देखिए, एक तो ये कि बिना किसी संकोच के मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश में जितने टिकट बंटे हैं, इस पर अगर किसी एक आदमी की छाप दिख रही, तो जो अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश से जिसका अब वास्ता सीधे तौर पर नहीं है, वो पहले के जो प्रदेश महामंत्री संगठन थे सुनील बंसल, उनकी छाप बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रही है। और दूसरा ये कि अगर हम रणनीति के तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत लार्जर स्कीम लेकर चलती है, जैसे अरुण गोविल का है। आपने एक प्रत्याशी यहां उतारा, उसके साथ आप देखिए जातीय समीकरण भी देखते हैं, उसमें भी जातीय समीकरण देखते हैं। जहां जो सीट बदली गई है, यानी जिनके टिकट कटे हैं उनकी जगह उसी तरह का प्रत्याशी लाना है। और तो और जब एयर चीफ भदौरिया साहब ज्वाइन करते हैं तो हम मीडिया के लोगों में एक बड़ा वर्ग आ जाता है कि भाई वो थल सेनाध्यक्ष गए, वायु सेनाध्यक्ष आएंगे गाजियाबाद से। क्यों? क्योंकि यहां जो कहें कि राजपूतों का एक अच्छा खासा एक उनकी संख्या है। लेकिन किसको ले आती है? पार्टी पूर्व मंत्री अभी के विधायक अतुल गर्ग को लेकर आती है। यहां से हाथरस से प्रत्याशी बदला तो अनु कुमार अभी वो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको लेकर आती है। एक बड़ा उसकी चर्चा की जानी चाहिए, एक टिकट जो ये बाराबंकी से है, उपेंद्र रावत, इनका आपत्तिजनक वीडियो आ गया था। बाद में पहले तो ये नकारते रहे, बाद में इनको मानना पड़ा और अंत में यहां से राज रानी रावत को टिकट दिया, जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, बड़ी मजबूत नेता है, तो उनको टिकट देना पड़ा। तो कई जगह ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सारे टिकट श्योर शॉट थे, कुछ मुश्किलें भी आई, लेकिन उसका करेक्शन बहुत तेजी में किया। और अब मेरी तो सबसे ज्यादा रुचि यह है कि ये जो
सुल्तानपुर वाला टिकट है ये अभी बना रहेगा या बदलेगा, अभी ये आगे की रुचि हो अभी जाएगी। इस पर हम लोग बात करते हैं। बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार उनसे कोई रिलेशन है क्या? जो संतोष गंगवार नहीं, संतोष गंगवार जी से नहीं। नहीं, पार्टी ने इसमें बस ये ध्यान रखा है कि कुर्मी नेता का टिकट काटा है। भाई जिनका जो टिकट काटा है वो बड़े नेता रहे, कुर्मी नेता रहे, तो उसकी जगह कुर्मी नेता को ही टिकट दिया है, वो भी कुर्मी। अब 69 टिकट बांट दिए बीजेपी ने। अब क्या चांसेस लग रहे हैं आपको बीजेपी के यूपी में? नहीं, मुझे लगता है बीजेपी के तो वैसे भी चांसेस बहुत अच्छे थे। भारतीय जनता टिकट ठीक बटे आपके हिसाब से? हाँ, टिकट बहुत अच्छे बटे। कुछ टिकटों में मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी और बेहतर एक्सपेरिमेंट कर सकती थी, लेकिन ठीक है, पार्टी का अपना संगठन की रहेगा, जमीन स्तर का फीडबैक रहा होगा, पार्टी को लग रहा होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि 15 सीटें जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हारी थी, 10 बहुजन समाज पार्टी की और 5 समाजवादी पार्टी की, इन 15 सीटों का प्रभारी सुनील बंसल को बना दिया गया था 2 साल पहले, और कहा गया था कि ये 15 हारी हुई सीटों पे आपको काम करना है। सुनील बंसल लगातार इन 15 सीटों पर काम करते रहे, और इन 15 सीटों में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें सुनील बंसल की बहुत बड़ी भूमिका रही, जो पहले उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री थे, इस समय राष्ट्रीय महासचिव है। उनके पास अभी पश्चिम बंगाल का प्रभार है, उड़ीसा का प्रभार उनके पास है, और तेलंगाना का प्रभार है। बंगाल भी उनके पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में उनकी बड़ी भूमिका रही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। एक इंटरेस्टिंग सवाल आया मेरे पास, जीडी राठौड़ साहब पूछ रहे हैं, कांटे से कांटा निकालने के लिए कुमार विश्वास को बीजेपी से टिकट दिया जा सकता था क्या? नहीं, मुझे लगता है देखिए कुमार विश्वास जी को लेकर चर्चाएं बहुत है। कविराज की चर्चा लगातार होती है, और एक बार जब आप राजनीति में किसी इच्छा से जाहिर तौर पर आ जाते हैं फिर हर बार नाम चलेगा। चूंकि आप बाकायदा आम आदमी पार्टी में गए थे ना भाई, आप राजनीति करने गए थे, और कहा ही जाता है, भले अब वो जो बताते हो, लेकिन ये कहा जाता है ना कुमार विश्वास क्यों गए, क्योंकि राज्यसभा नहीं मिला, सीट का मसला था। अब बार बार ये कहा जाता है, हर बार जब होता है तो ये तो राज्यसभा में उनका नाम चलता है, और या तो फिर अब लोकसभा, चूंकि ये लगा कि मेरठ से उनको हो सकता है तो मेरठ से वो प्रत्याशी बना दिए जाए। लेकिन मुझे जो जानकारी है, मेरठ से किसी भी स्तर पर कुमार विश्वास के नाम की चर्चा, उनका रुझान है क्या पूरा? नहीं, बिल्कुल रुझान है। अगर रुझान नहीं होता तो क्यों आम आदमी पार्टी में आते? आज उनको राज्यसभा मिल जाए, आज भाजपा की तरफ पूरा रुझान है ना? बिल्कुल रुझान है। अगर रुझान नहीं होता तो इधर आप हाल के दिनों में देखिए, अब चूंकि कविवर हैं, कई बार कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि वो थोड़ा, जिसको कहते हैं कि माहौल थोड़ा परिवर्तित एक नाम जरूर, लेकिन वो बिल्कुल पूर्व सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख भदौरिया जी, जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उनका नाम अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से नाम डिक्लेयर हुआ, तो हो सकता है कि उन्हें कहीं से पार्टी अगली सूची में लोकसभा का उम्मीदवार बना दे, उत्तर प्रदेश के भी। हालांकि उत्तर प्रदेश में अब ऐसी सीटें बची बहुत कम है।